तो सबसे पहले रवि जी धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं इस बारे में बताना चाहूँगा जैसे आपने नाम लिया प्राडा वाला। तो प्राडा की एक चप्पल जो ये कोल्हापुरी चप्पल जो 1000 में थी, प्राडा उसी चप्पल को 1,20,000 या 1,25,000 में बेच रही। तो निसंदेह ये बहुत से भारतीयों को मतलब बहुत दुखद बात लगी कि हमारा श्रम या उस तरह के जो वेल्थ जनरेशन है वो हमारे कारीगरों को ना लेकर के एक विदेशी कंपनी को वो चीज़ चली गई। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ को, कारीगरों को सबको समझना पड़ेगा कि भारत ने 1995 में डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स एग्रीमेंट में ये घोषणा कर दी थी कि हम अपने बौद्धिक संपदा कानून को विश्व के सारे नियमों के बराबर ला के खड़ा, जिसके अंतर्गत सबसे पहली चीज़ होती है कि हम दूसरे के बौद्धिक संपदा को भी वही सम्मान देंगे जो हम अपने बौद्धिक संपदा या रिकॉग्निशन देंगे जो हम अपनी बौद्धिक संपदा को दें। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि हमको अचानक से एक मल्टीनेशनल कंपनी से भी कम्पीट करना पड़ा। क्योंकि अब कानून के नज़र में चाहे वो एक छोटी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम कंपनी हो और चाहे एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, वो दोनों कानून की नज़र में एक है। तो सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि कानून जो है जैसे बोलते हैं ना भावनाओं में नहीं रहता, तो भले ही आर्टिशन पुअर हो, उसको कानून नहीं देखेगा कि भाई ये गरीब है, इसका कानून वही चीज़ देखेगा जो कानून में लिखा है और जो एविडेंस प्रोड्यूस किए। तो इसके अंतर्गत हम लोगों से ये गलती ये हुई कि हम लोगों ने सबसे पहले यही नहीं देखा कि बौद्धिक संपदा कितने प्रकार की हो। हमको ये समझ में आया बौद्धिक संपदा सिर्फ पेटेंट, बल्कि ऐसा नहीं है। आप अगर आज के वर्तमान वस्तुओं या प्रोडक्ट्स को देखें या कंपनीज को देखें तो वो कंपनीज या प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप आज के ज़माने के मोबाइल फ़ोन देखें और 10 साल पहले के देखें तो उसमें ज़मीन आसमान का, तो वो जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है वो प्रोडक्ट में आ चुकी, जिसके अंतर्गत अब कंपनियां क्या करती हैं, सिर्फ एक तरह के बौद्धिक संपदा से नहीं, उस प्रोडक्ट को वो बहुत सारे बौद्धिक संपदा कानूनों के अंतर्गत रजिस्टर कर। इसमें इंग्लिश में एक टर्म है, इट इज कॉल्ड एज रिंग फेंसिंग, कि आपने एक छोटे से पौधे के इर्द गिर्द एक कांटों वाला एक घेरा बना दिया ताकि वो पौधा सुरक्षित रूप से पेड़ का आकार ले सके। जब एक बार वो पेड़ बन जाता है तो उस घेरे का कोई लाभ नहीं रह जाता। तो इसी तरीके से जो विदेशी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, रिंग फेंसिंग कर, जब कंपनी छोटी होती है तो वो बहुत सारे बौद्धिक संपदा कानूनों के अंतर्गत उस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर लेते ताकि वो पौधा बढ़ता रहे। फिर जब वो कंपनी बड़ी हो जाती है तब उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोई भी कंपनी चाहे वो गूगल हो, एयरबीएनबी हो, आईबीएम हो, इन सब ने और अभी भी कर रहे हैं और शुरुआत भी उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से, पेटेंट से, डिज़ाइन से इस तरह से। तो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रेटजी और हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रेटजी में ज़मीन आसमान। पता होना चाहिए बिज़नेस कैसे किया जाता है और कैसे होता है। मतलब क्या है, 1-2 आदमी ज़मीन पे बैठे हैं, कपड़े भी उन्होंने ठीक से नहीं पहन रखे हैं, ज़मीन पे सारा सामान बिखेर कर रखा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें कंज़्यूमर के माइंड को इम्पैक्ट करती। आप अपनी इमेज को अब जैसे मान लीजिए मैं किसी बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस या उसमें चला जाऊँ और बहुत ही पुराने या फटे कपड़े पहन के चला जाऊँ, है ना? मान लीजिए मैं बिल्कुल फटे कपड़े पहन के किसी कॉन्फ्रेंस में चले गए, तो आदमी ये नहीं सोचेगा कि ये इन्होंने पीएचडी करा है आईआईटी कानपुर से, ये कहाँ से? वो आपकी फेस वैल्यू पे काम करेगा। तो हम लोग जैसे कोल्हापुरी चप्पल की बात आती है, एक हमको एक ऐसा एक सेटअप दिखाया जाता है कि अनऑर्गेनाइज़ तरीके से ज़मीन पे बाप-बेटे परिवार के लोग बैठे, पुराने ज़माने के उन्होंने औज़ारों से वो हाथ से चीज़ें बना रहे हैं और आस-पास गंदगी है अनऑर्गेनाइज़ तरीके से। लेकिन जब आप प्राडा का देखेंगे, तो प्राडा का आप कोई भी जो वर्क प्लेस है या उसका जो असेंबली लाइन है, कभी आपने देखा है उसको इस तरीके से वो अ, मतलब पोर्ट्रे करते हैं? वो पूरा आप देखेंगे कि पराठा का जो होगा ना, वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सोफिस्टिकेटेड टाइप में हो। जहाँ पे कंट्रोवर्सी उठी थी जिस जगह पे, वो भी एक बहुत बड़े होटल में, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से एनवायरनमेंट में हो। तो आप देखिए प्राडा अपनी प्रोडक्ट से ज़्यादा वो अपना एक्चुअली फ़ोकस कर रहा है कि वो प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, उस पे अपना ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है।
लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा अच्छा है लेकिन उसको प्रेज़ेंट करने का तरीका, मतलब आपको 56 भोग अगर दिया जाए लेकिन बेतरकीब तरीके से परस के दे दें, कि सब चीज़ रसगुल्ला और कढ़ी एक साथ मिला के दे दें, तो वो चीज़ आप नहीं पसंद करेंगे। लेकिन एक करीने से बहुत ही साफ-सुथरे ढंग से अगर आप अच्छी-सी थाली में बेकार-सा खाना भी प्रस्तुत कर देंगे, तो वो लोग उसको चाव से खा। तो आजकल ये एक्चुअली हम लोग को समझना पड़ेगा, तो हम ये हमारी भी गलती है कि हम पहली बात तो अपनी बौद्धिक संपदा को लेके बिल्कुल जागरूक नहीं। सबसे पहला तो यही बात। भई हम कोई दूसरा मान लीजिए हमारी संपत्ति कोई चोरी कर रहा है, तो आप चोर को गाली नहीं दे सकते। मतलब आपको खुद भी अपना देखना पड़ेगा कि क्यों आपने ऐसे चीज़ें नहीं करी कि वो व्यक्ति आपसे वो चीज़ नहीं ले जा पाए। आपको अपने सामान की कद्र नहीं, सबसे पहली बात ये। तो ये चीज़ जब तक हम लोग में नहीं आएगी तब तक ऐसे बहुत सारे केसेज़ आते रहेंगे। अब जब आप स्पेसिफिकली प्राडा को देखते हैं, तो हम पाएँगे कि 2019 में भारत सरकार ने कोल्हापुरी चप्पल का राइट 2 कंपनीज़ को दिया है, जो कि एक तरह की कोऑपरेटिव कंपनी। एक कंपनी है बाबू जगजीवन राम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कर्नाटका में है, जिसमें मेरा ख्याल में धारवाड़, बेलगाम ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के जितने भी कामगार हैं, जो वो कोल्हापुरी चप्पल बना रहे हैं, उनको अधिकार है, भारत सरकार ने दिया कि आप कोल्हापुरी शब्द का इस्तेमाल कर सकते। दूसरी जो कंपनी है वो संत रोहिदास सेवा समिति है महाराष्ट्र की, उसको कोल्हापुर, सांगली, सतारा और 4 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आर्टिसंस हैं, उनको ये अधिकार दिया गया क्योंकि वो भी कोल्हापुरी शब्द को इस्तेमाल कर सकते। तो पहले बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं भारत में, जिनके आर्टिज़न जो लोग वहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोल्हापुरी चप्पल, उनको कानून से अधिकार प्राप्त है कि वो कोल्हापुरी चप्पल लिख सकते। ये सबसे पहला बा महत्वपूर्ण चीज़। अब आप देखेंगे कि प्राडा और उसमें डिस्प्यूट क्या है? तो उन लोगों ने भारत ने ये आरोप लगाया कि आपने कोल्हापुरी चप्पल जैसी चप्पल को बेचा, लेकिन उसने कभी कोल्हापुरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो भारत सरकार आपको क्या अधिकार दे रहा है कि उस तरह की चप्पल में आप कोल्हापुरी शब्द को जोड़ सकते? लेकिन वो तो कोल्हापुरी शब्द दे ही नहीं रहा, वो तो अपने प्राडा ब्रांड इस्तेमाल कर। तो अब ये प्रश्न आता है कि भई इसको किस तरीके से मतलब हम लोग अपनी सेफगार्ड। तो उसका एक तरीका है कि हम लोगों को ये गलती हम लोगों ने करी, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 8 तरीके के बौद्धिक संपदा कानून। तो हमको ये चाहिए पता करना पड़ेगा कि कौन-सा प्रोडक्ट का कंपोनेंट किस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्ट हो सकता है। तो जैसे कोल्हापुरी चप्पल का अगर आप देखें तो उसका एक प्रोसेस है कि बिना स्टिचिंग से या मतलब नेचुरल ऑयल से वो पॉलिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ पेटेंट में आ सकते हैं लेकिन वो अब आएँगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुके, नंबर 1। नंबर 2 अब आता है उसका डिज़ाइन पार्ट। तो जो डिज़ाइन जो कोल्हापुरी चप्पल मान लीजिए अब आप 500 तरह की चप्पल बना, तो 500 अलग-अलग डिज़ाइन हो। तो आपको क्या करना था कि डिज़ाइन को रजिस्ट्रेशन करना, ना कि कोल्हापुरी शब्द। अब उसमें क्या होता है कि साहब 500 डिज़ाइन है, तो कोई बात नहीं आप 500 फाइल करिए। एक-एक कंपनी आप आईबीएम से लेकर या आप वो देखें जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, वो एक-एक साल में 6-6 हज़ार पेटेंट फाइल कर। तो सबसे पहले आपको भी ये देखना पड़े तो मान लीजिए आप 500 तरीके के डिज़ाइन की चप्पल बना, तो आप 500-700 डिज़ाइन एप्लीकेशन फाइल करें। और जो सुखद बात ये है कि भारत सरकार ने ये अधिकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया, जो कि रिलेटिवली जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं। तो 5-700 डिज़ाइन एप्लीकेशन फाइल करने में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो उससे क्या मिलेगा, आपको अधिकार मिल जाएगा कि अब आपने उसका ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर लिया। तो कल को अगर प्राडा या और कोई ब्रांड उस तरह की डिज़ाइन कॉपी करना चाहे, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक बने क्योंकि अब मामला नाम पे नहीं है, अब वो डिज़ाइन पे आ गए कि उसमें कितना मोटिफ लगा है। अब आप जैसे ये वाली चप्पल अगर आप देखेंगे, तो ये जैसे ये दाहिने हाथ पे आप देखिए वो प्राडा की चप्पल और बाएँ हाथ पे ये जो ये वाली इमेज है, ये कोल्हापुरी चप्पल है। तो अगर मान लीजिए ये डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो गया होता या बाहर हो गया होता,
तब प्राडा इसको कॉपी करने में इसको काफ़ी दिक्कत आती, क्योंकि इसका देखिए लुक एंड फ़ील एक जैसा है ना? आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो जब ये चीज़ आ जाएगी तब हमारे पास एक मजबूत ग्राउंड होगा, लीगल ग्राउंड होगा उस चीज़ को, केस को फाइट करने। क्योंकि अभी क्या है, अभी तो हम लोग फाइट इसलिए नहीं कर सकते कि उसने कोल्हापुरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और हम जो जिस चीज़ पे कर रहे थे कि कोल्हापुरी शब्द के ऊपर था ना, कि कोल्हापुरी की चप्पल की तरह उसने बनाया। तो वो एक मजबूत लीगल ग्राउंड नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ डिज़ाइन में फ़ाइल किया होता हम लोगों ने, तो हम लोग के पास एक मजबूत ग्राउंड हो। कंपनीज़ को जो भारत सरकार ने जिन 8 डिस्ट्रिक्ट में जो 2 कंपनियाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र में, ये उन्हीं को ये एक्चुअली करना पड़े। क्योंकि जो एक छोटा आर्टिज़न है या जो छोटा कारीगर है, उसके पास ना इसका समय है, ना पैसा है, ना ही उसको संसाधन भी नहीं मालूम वो कहाँ जाएगा। तो इसी समय में वो कोऑपरेटिव जैसे अमूल टाइप की जो कोऑपरेटिव, उनका रोल आ जाता है कि उनके पास जो रिसोर्सेज़ है, और वो इस चीज़ को आगे अपने जो मेंबर है सोसाइटी के, उनके बेनिफिट के लिए उस चीज़ को वो लोग आनेंगे। देखिए, बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 शब्दों से मिला है, इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, आपका फ़ोन है, गाड़ी है, घर है, ये सब चीज़ क्या है आप देख सकते हैं। लेकिन जो बौद्धिक संपदा यानी दिमाग से जो उपजी हुई चीज़ है, वो एक थोड़ी क्लिष्ट चीज़ है। क्योंकि दिमाग, जो मनुष्य का दिमाग है, वो किस तरह से सोचता है, क्या सोचता है, वो इटसेल्फ एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है, दिमाग का जो प्रोडक्ट होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए यहाँ पे मुश्किल आ जाती है कि डिफ़ाइन कर पाना कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इस ये सबसे पहला कि वो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसको इंटेंजिबल कह सकते हैं। तो उसको इंटेंजिबल से टेंजिबल में कन्वर्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कि जो वो बोलते हैं ना, जो मेरे मन में है वो किस तरह से उसको कागज़ में लिखा। तो मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट किया, कि जैसे इवेपोरेशन कैसे होता है, तो उसने इवेपोरेशन की पद्धति को देखा, फिर वो उसको डॉक्यूमेंट करेगा, ये चीज़ इसके कारण थे, हाइपोथेसिस बना करके फिर उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। लेकिन दिमाग से वो पेपर आने तक भी बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़, इसकी उत्पत्ति एक्चुअली बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ही रीसेंट फिनोमेना, कि मतलब अभी मतलब सन 2000 या 94-95 जब डब्ल्यूटीओ आया तब की ये प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आप उत्पत्ति देखें तो ये 12वीं या 13वीं शताब्दी से है। यानी आज से बहुत सारा 1000 करीब साल पहले की बात है। जब इंग्लैंड के राजा एडवर्ड द्वितीय फ्रांस जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ के जो गिरजाघर थे, उसमें आपने देखा होगा बहुत से रंगीन काँच लगाए जाते हैं गिरजाघरों में, आपने देखा लाल, पीले, हरे। तो जब किंग एडवर्ड इंग्लैंड के उस 12वीं शताब्दी में फ्रांस जाते हैं, तो वो देख के बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि कैसे धूप उन रंगीन काँच से ज़मीन पे आ रही, तो वो एक एक बहुत ही सुखद आभा का प्रस्तुतिकरण होता है। तो ये देख के किंग एडवर्ड को बहुत अच्छा लगता है, तो वो वहाँ के फ्रांस के राजा से बोलते हैं कि आप उस व्यक्ति को बुलाइए जिसने ये बनाया है, मैं उनको इंग्लैंड ले जाना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो इंग्लैंड के गिरजाघर है उसमें भी यही चीज़ वो लगे। तो जब फ्रांस के राजा उस कारीगरों का एक समूह उसको बुलाते हैं, तो वो लोग वहाँ से जाने में उनको दिक्कत होती है, वो लोग बोलते हैं कि साहब मेरी जो ये नो हाउ, ये जो सीक्रेट है, ये खुल जाएगा। जिसके चलते और सभी लोग इस तरह की चीज़ों को कॉपी करके बनाना शुरू कर दें। तो हमारा जो एकाधिकार है, जो हमें जो मेरा जो सीक्रेट है, वो उसी की वजह से हम पैसा कमा, तो वो खुल जाने से मेरा क्या होगा, मेरा आर्थिक नुकसान हो। तब जो इंग्लैंड के जो राजा किंग एडवर्ड थे, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और हम आपको एक तरह का लेटर या एकाधिकार इश्यू करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह के काँच को 10 साल तक कोई नहीं बना। तो जब इस तरह का उनको जो है राजा से एक तरह का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, तब वो वहाँ पे जो कारीगरों का समूह था वो फ्रांस से फिर इंग्लैंड गया, और आप देखेंगे वहाँ पे भी उन्होंने वो रंगीन काँचों का लगाना शुरू। तो वो एक तरह की मतलब अ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, किस तरह से बौद्धिक संपदा
इस तरह के कोडिफाइड रूप में। पहले क्या था, अनकोडिफाइड। तो कानून का जो प्रक्रिया थी वो इस तरह से यूरोप या इंग्लैंड में इस तरह शुरू। फिर उसके बाद 1790 के आसपास आप देखेंगे यूएसए ने इस चीज को अपनाया, वहां पे भी जो है पेटेंट का कानून है, जो बौद्धिक संपदा के कानून थे। तभी आप देखिए, ये समय ऐसा था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला जो पीरियड था, तो बहुत सारी जो चीजें थी, इन्वेंशंस थे, यूएसए ने बहुत ज्यादा पेटेंट कराने शुरू। तो आप कोई भी पुराना इन्वेंशन उठा के देख लीजिए, चाहे वो कार का हो, मोटरसाइकिल का हो, हवाई जहाज का हो, यहाँ तक कि केमिकल हो, वो सारे पेटेंट आप देखेंगे यूएसए ने बहुत सारा फाइल करना शुरू। तो इसके चलते वहाँ पे क्या हुआ, जब लोगों ने पेटेंट फाइल करना शुरू करा, तो वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर के पास एक अधिकार मिला। जैसे एडिसन ने जब 1000 पेटेंट फाइल किए, तो उनके पास फंडिंग एजेंट से वेंचर कैपिटल को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि अब जो बैंक या जो लोग उनको पैसा देने को राजी इसलिए हो रहे थे, क्योंकि अब उनको मालूम था कि इनके पास कानूनन अधिकार है, अब कोई दूसरा उसको बना नहीं पाए। तभी एडिसन ने, फिर आप देखिए, उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई। क्यों? क्योंकि अब लोगों को मालूम है ये बल्ब ये कंपनी बनाएगी, इलेक्ट्रिसिटी ये कंपनी प्रोड्यूस करेगी, तो अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। तो इसी तरीके से इन्वेंटर्स ने वहां पे क्या किया, बहुत सारा जो पैसा इन्वेंटर के पास जो नहीं था, इन्वेंटर के पास क्या था, सिर्फ दिमाग था उसका, उसके पास नॉलेज थी, टेक्निकल नो हाउ थी, लेकिन जो उद्योग लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए जो और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे जमीन, पैसा या मतलब लोग, वो चीजें नहीं थी। तो पेटेंट की वजह से अब क्या हुआ, उसकी प्रसिद्धि एज ए इन्वेंटर हो गई और लोगों ने उसके साथ जुड़ना शुरू। तो ये एक बहुत महत्व। दूसरा एक उदाहरण आता है, जैसे आपने सुना होगा कार्नेगी मेलन। तो कार्नेगी मेलन भी स्टील के प्रोडक्शन में ऐसे ही उन्होंने करा, उसी तरह जेम्स वॉट ने भी इसी तरह करा, तो राइट ब्रदर्स ने भी यही करा। तो उन्होंने पहले पेटेंट लिया, फिर पेटेंट की वजह से उन्होंने और सारे संसाधन शुरू करे जो एक कंपनी के लिए आवश्यक। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि पेटेंट या बौद्धिक संपदा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी कंपनी को खड़ा कर। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि भारत में कुल 8 प्रकार के बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं। पहला जो है पेटेंट है, जो प्रोडक्ट या प्रोसेस को दिया जाता है। मान लीजिए आपने कोई नया लाइट बल्ब का आविष्कार किया, तो वो क्या एक प्रोडक्ट हो गया। लेकिन बाद में मान लीजिए आपने फिलामेंट बनाने का एक प्रोसेस बनाया कि किस तरीके से सिल्वर या प्लेटिनम के फिलामेंट को हम एक ऐसे फॉर्म में करेंगे जिससे वो चमक प्रस्तुत करे जब उसमें बिजली दौड़ाई जाए, तो वो एक प्रोसेस हो। तो इस तरह के जो आविष्कार होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंशन, उसको पेटेंट के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आजकल के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है डिज़ाइन या ऑर्नामेंटल या एस्थेटिक पार्ट। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, आजकल जो कंज्यूमर है वो उन चीज़ों को पसंद करेगा जो दिखने में बहुत अच्छी है। आप जैसे देखेंगे बहुत सारे पेन, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही, तो वो जो उसका ऑर्नामेंटल पार्ट है, जो नॉन फंक्शनल पार्ट है, जो एस्थेटिक पार्ट है, वो डिज़ाइन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये दूसरा ना हुआ। तीसरा फिर आता है जैसे ट्रेडमार्क, जो कंपनी का लोगो है, नाम है, वो उसको रजिस्ट्रेशन करके ताकि कंपनी की अपनी एक पहचान बन सके, उसको वो लोग रजिस्टर करते हैं। उसमें ब्रांड भी आ जाता है, उसमें कंपनी का नाम भी है। फिर जो है चौथा है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट में क्या है, जैसे आपका सॉफ्टवेयर है, सोर्स कोड है, या एल्गोरिथम का जो फ्लो चार्ट है, और इसी तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लिटरेरी वर्क है, कविताएं हैं, पुस्तकें हैं, ये सारे चीज़ें कॉपीराइट के अंतर्गत आती। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइट है। फिर आता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जिसके अंतर्गत ये प्राडा जो कोल्हापुरी चप्पल वाला जो चीज़ था वो है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर उस वस्तुओं को दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में हो, और उस ज्योग्राफी की वजह से उस प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आ। जैसे मान लीजिए दार्जिलिंग चाय है, तो वो दार्जिलिंग जो जगह है, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, पानी है, टेम्परेचर है, मिट्टी है, उसकी वजह से एक विशेष प्रकार की दार्जिलिंग टी बनती। तो वो सिर्फ दार्जिलिंग टी को ही ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिलेगा, आसाम की चाय को वो चीज़ नहीं लिख सकते। तो ये चीज़
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आता। फिर उसके बाद और भी जैसे जैसे हम लोग को समझ में पड़ेगा प्लांट वैरायटीज प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसमें क्या है, मान लीजिए किसी किसान ने या किसी भी इन्वेंटर ने एक नई प्रजाति पैदा की, फूल की, पौधे की, कुछ भी, तो वो उसको भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। बीज को उसको भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक तरह की श्यामा हल्दी एक भारत में पाई जाती है, जो विशेष तौर पे गुणकारी हल्दी। तो वो क्या है, उस हल्दी को जिसने बनाया, जिसने उस सीड को या उस वैरायटी को बनाया, तो वो प्लांट वैरायटीज प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पास। तो ये एक तरह का हो गया। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर डिजाइन लेआउट एक्ट है, जिसमें आपने देखा होगा चिप्स जो बनती हैं, जो सिलिकॉन चिप्स है या जो कंप्यूटर चिप्स है, तो उसका जो मास्किंग पैटर्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट किस तरह से लेआउट है, स्टैकिंग कैसे होती है, इस तरीके के डिफरेंशिएटर की वजह से जो आउटपुट में जो बदलाव हुआ, जैसे आपने देखा क्वालकॉम की चिप अलग है, इंटेल की चिप अलग है, तो वो उसके लिए एक अलग तरह का बौद्धिक संपदा कानून है, वो उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड लेआउट प्रोटेक्शन। तो वो एक लेटेस्ट एक्ट है। फिर कुछ कंपनियां ये भी करती हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि कोका कोला का जो फॉर्मूला है वो किसी को नहीं, तो उसमें क्या है, उस कोका कोला ने वो चीज़ किसी भी उसमें प्रोटेक्शन नहीं ली, उसको पेटेंट फाइल नहीं किया, प्रोसेस पेटेंट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, उसको ट्रेड सीक्रेट रख दिया। तो वो फॉर्मूला क्या कंपोजिशन है, क्या है, वो एक सीक्रेट दस्तावेज में उसमें उन्होंने एक वॉल्ट में सुरक्षित रखती है। तो वो भी एक तरह का आजकल बौद्धिक संपदा कंपनियां बहुत इस तरह का भी इस्तेमाल कर रही। तो जैसे आपने अपना कुछ इंसाइट जनरेट किया कि ये प्रोडक्ट का इस तरह से, मान लीजिए एक जो बहुत अच्छी चीज सामने आती है वो ये है कि कुछ बेकरी जापान में ऐसी थी जिसकी ब्रेड बहुत अच्छी बनती थी दूसरे तरीके से, दूसरे बेकरी के कंपैरिजन में। तो वहां के बेकरी वाले ने एक ऐसा प्रोसेस, ट्विस्टिंग का प्रोसेस डेवलप किया था कि वो जो ब्रेड का जो आटा था वो उसको इस तरह से मोड़ता था इस समय पे कि उसकी वजह से एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर उसकी ब्रेड में आ जाए। तो वो क्या किया, उसने उसको पेटेंट नहीं फाइल किया, उसको ट्रेड सीक्रेट रखा। तो ये भी एक नवा तरीके का मतलब एक महत्वपूर्ण है। और कंपनीज को ये सारे विभिन्न अपने देखना पड़ेगा मेरा प्रोडक्ट किन किन एरियाज में फिट हो सकता। तो ये वैसे ही है जैसे एक पर्वतारोही जब पर्वत पे चढ़ता है तो वो कई जगह हार्नेस लगाता है, उसी तरीके से आपको भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के अंतर्गत अपने प्रोडक्ट के विभिन्न एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना। एक्चुअली मेरा भी जो ये अनुभव है आईआईटी कानपुर हो, आईआईटी दिल्ली हो या कहीं भी, बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम पड़ पाता है कि जो हम कर रहे हैं उसको पेटेंट में फाइल किया जा सकता है कि नहीं। जैसा आपने खुद बोला कि बहुत से लोगों को ये भ्रांति, जिसको मैं बोलूँगा मिथ है, कि पेटेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्वेंशन या कोई रॉकेट साइंस या कोई इस तरह की चीज़ों को दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 70% जो पेटेंट देखेंगे जो हम और आप यूज़ कर रहे हो, वो सब बहुत ही सिंपल पे इन्वेंशंस थे जो कमर्शियल पोटेंशियल जिनके अंदर बहुत था। मतलब जो व्यापारिक दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, एक जो पेपर क्लिप आप लोग देखते होंगे, जो पेपर क्लिप क्या है, वो एक तरह का सिंपल तार है, उसको 3 जगह से इन्वेंटर ने मोड़ दी और उसको पेपर क्लिप का आकार दे दिया। तो वो क्या हुआ, एक नया पेटेंट हो गया। और इस पेटेंट ने उस इन्वेंटर को काफ़ी अच्छी खासी उस कंपनी, जिस कंपनी ने इस पेटेंट को खरीदा, उस कंपनी ने इस पेपर क्लिप को बेच के बहुत सारा पैसा पैदा किया। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ कोई पेटेंट इन्वेंशन करे, कोई बहुत बड़ी लैब में, ऐसा नहीं है। बहुत ही छोटे-छोटे पेटेंट, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, बहुत सारे आप पेटेंट देखेंगे जैसे जो बॉल पेन है जो, उसका पेटेंट एक तरह का जिसको मोची बोलते हैं, जो जूता बनाने वाला जो एक कारीगर था उसने किया, उसको जो चमड़े के ऊपर डिज़ाइन मार करने में बड़ी दिक्कत होती थी पेन से। तो उसने एक तरह की एक बॉल छोटी-सी ली, उसको इंक के रिज़र्वॉयर में डुबोया ताकि उससे वो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार हो। क्योंकि लेदर एक बहुत ही सख्त चीज़ थी, तो उसमें लिखने के लिए उसको बड़ी तकलीफ होती। तो उसने उसको सॉल्व किया। तो इसी तरह जितने भी जो पेटेंट होते हैं, वो क्या होता है, हमारी आपकी
जो रोज़मर्रा की जो मुश्किलें हैं उसको सॉल्व करने के लिए बने। तो बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है, आपको ये अपने आप को सतर्क रखना है, जो भी समस्या दिखे आपको, आप उसके साथ थोड़ी देर रहें। तो जब आप उस समस्या के साथ रहेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, उसको आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पेटेंट तुरंत फाइल करना चाहिए। किसी को ये डिस्क्लोज़र या कि ये कहें कि न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया या उसको सेल करने से पहले उसका पेटेंट फाइल करें, फिर उसके बाद करें। अन्यथा उसकी जो नॉवेल्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कानूनी तौर पे उसका पेटेंट फिर नहीं दिया जा सकता। तो ये देखिए हमारी पुरानी दिक्कत रही, जैसे आपने पहले भी हल्दी, नीम या ये सब वाले एग्ज़ाम्पल लिए, तो हम लोगों ने एक्चुअली ये चीज़ हमारी उस परंपरा से चली आ रही कि ज्ञान पे किसी का एकाधिकार नहीं। तो हमें भारतीयों को कि मतलब ज्ञान से हम धन अर्जन नहीं करना चाहिए। तो ये एक हमारे कल्चरल अपब्रिंगिंग में भी पार्ट है कि भाई ये तो ज्ञान है, ये सबके साथ साझा किया जाता है, ये सबका है, इसका ज्ञान देना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये सब समस्या उससे भी आ रही है। तो वर्तमान समय में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम जिस माहौल में पल बढ़ रहे हैं या रह रहे हैं, वहाँ पे इस चीज़ों का अब उतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं रहेगी। तो आपको ज्ञान से पैसा अर्जित करना पड़े। तो ये इसको बोलते हैं नॉलेज इकोनॉमी या नॉलेज एरा है। तो अगर हम इसको इम्बाइब नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम बहुत पीछे उसमें लग जाएँगे और इस तरह के केस आगे भी आते रहेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम लोग इसको जो है समय के साथ चलें और अपनी जितनी भी बौद्धिक संपदा जो बची-कुची है, वो उसको अवेयर हों, उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसको प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन में करें। तो ये स्क्रीन आप मेरी देख पा रहे हैं ना? तो ये एक इसका अगर आप टाइटल पढ़ें, ये एक यूएस पेटेंट है, यूज़ ऑफ टर्मरिक इन वुंड हीलिंग। मतलब घाव में किस तरह से टर्मरिक या हल्दी का इस्तेमाल करें। तो आप देखिए ये पेटेंट 2 भारतीयों सुमन दास और हरिहर पी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में द्वारा फाइल किए। और आप देखेंगे कि ये फाइल किया गया दिसंबर 28, 1993। तो ये पेटेंट हम लोगों ने तो और भारत 1995 में डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स के मेंबर बना। तो तब तक ये मेंबर हम लोग नहीं थे। तो इस पेटेंट को ग्रांट जब वहाँ पे यूएस पेटेंट ऑफिस में फाइल किया गया, तो जो एग्ज़ामिनर है, जो कानूनी प्रक्रिया वो ये है कि वो चेक करेगा कि ये इन्वेंशन और किसी विश्व के किसी और ने तो इसका ऊपर काम नहीं किया, किसी बुक में या किसी उसमें तो नहीं प्रस्तुत है। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि उसको चूँकि वो एक अंग्रेज़ है, उसको हिंदी या और किसी ग्रंथ के बारे में ट्रांसलेशन नहीं है, तो उसने देखा कि इस तरह का पेटेंट कभी फ़ाइल नहीं हुआ है, तब इसलिए उसने इस चीज़ को पेटेंट ग्रांट कर। तो लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे मतलब ग्रंथ थे जो कि और भाषाओं में थे, तमिल में थे या वो सब थे, तो उसको हम लोग को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में अगर हम लोग उसको यूएस पेटेंट ऑफिस में करते, तब शायद फिर हम लोगों ने भारत सरकार ने जब ये किया कि उसका ट्रांसलेशन किया, उसको पेटेंट ऑफिस में दिखाया कि भाई देखिए ये इस 1993 दिसंबर 28 1993 से बहुत पहले हम लोग यूज़ कर, तब जाकर के वहाँ पे जो ये पेटेंट है वो रिवोक। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इन सब को रिवोक कराने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए कानूनी लीगल फीस के रूप में खर्चा करना। तो ये अपनी चीज़ को या वापस लेने में या अपनी चीज़ को बचाने के लिए भी हमें पैसा खर्चा। तो ये मेरे ख़्याल में आपको आपके जो दर्शकगण हैं वो समझ चुके होंगे कि वो किस तरह से ये खेल खेला जाए। कि आपको अगर कोई एविडेंस है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में या ट्रांसलेट करके फिर उसको फ़ाइल करना पड़ता। तो वही मेरे ख़्याल में जो ट्रेडिशनल नॉलेज के जो सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, स्पेशली गवर्नमेंट के, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह की भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन हो या ट्रेडिशनल कुछ भी हो, उस सबको सबसे पहले डॉक्यूमेंट करें, इंग्लिश में करें और उसको पब्लिश करें वेबसाइट में, ताकि जब कोई यूएस या यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में कोई मतलब मान लीजिए पेटेंट एग्ज़ामिनर है, उस तक ये चीज़ पहुँच जाए। क्योंकि अगर वो कोई आदमी मान लीजिए इस तरह की चीज़ में वहाँ पेटेंट फाइल कर रहा है, तो उसका वो पेटेंट ग्रांट ही ना हो। तो इसके लिए हम लोगों को भारत सरकार अथवा जो इस तरह की संस्थाएँ हैं, उनको काम पर। तो सबसे पहले आपको मतलब जैसे
किसी व्यक्ति ने कोई इन्वेंशन किया मान लीजिए या कुछ भी चीज़ बनाई, तो वो क्या करता है, किसी फंडिंग एजेंसी के पास जाएगा या कुछ करेगा। तो किसी को भी बताने से पहले सबसे पहले उस चीज़ को वो डॉक्यूमेंट करे। ऑब्जर्वेशन, वो उसका डिस्क्रिप्शन, हमने क्या रॉ मटेरियल या क्या इंग्रेडिएंट लिया, उसके टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब उसके प्रोसेस कैसे अपनाया। मान लीजिए कि हमने एक लाइट बल्ब बनाया या मतलब एलईडी बनाई, तो एलईडी में क्या स्ट्रक्चर था, उसमें करंट कहाँ से पास हो रही थी, उसकी केसिंग किस तरह से कवर थी, उसके बीच में डिस्टेंस कितना, तो ये सारी टेक्निकल डिटेल्स उसको डॉक्यूमेंट करके प्रॉपर अपने फॉर्म में उसके एडवांटेज क्या है, किस समस्या को उसने रिज़ॉल्व किया? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो पेटेंट में जो सबसे पहला पैराग्राफ आता है, वो यही है कि जो इन्वेंटर है वो क्या समस्या को सॉल्व करे। तो क्योंकि पेटेंट एक टेक्निकल सॉल्यूशन है किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के। मान लीजिए जेम्स वाट ने जब इंजन डेवलप किया, तो वो इंजन क्या था कि जो वर्तमान में जो इंजन उस समय थे, तो वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। वो मूव नहीं कर रहे थे, वो मतलब किसी जैसे पानी का पंप था, वो पंप करने के लिए काम आया। लेकिन जेम्स वाट ने क्या करा, एक्सटर्नल कंडेंसेशन मशीन लगा करके उसको इंजन फॉर्म में दी। तो उसके लिए जो एक्सटर्नल यूनिट का लिंक किस तरीके से पहियों के द्वारा वो मशीन में गया, उसका उसने पेटेंट। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, फिर आपका जो पेटेंट है उसका क्या एडवांटेज है, ये सारा लिख करके आपको अ, चाहे तो खुद भी, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प के माध्यम से पेटेंट ऑफिस में फाइल करें। फिर उसके बाद वो वेंचर कैपिटल फर्म या पेपर में, न्यूज़पेपर में, या किसी अपने दोस्त को या किसी को भी बता दें, लेकिन बताने से पहले उसको ये सब चीज़ें से गुजरने का बहुत बड़ा आवश्यकता। तो मैं उन सभी को मतलब यही सलाह, ये मैं स्टूडेंट्स को या किसी को, जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं सबसे पहले उसको यही सलाह देता हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए पूरी डिटेल ना भी हो, तब भी एटलीस्ट प्रोविज़नल पेटेंट फाइल, क्योंकि प्रोविज़नल पेटेंट के फाइल करने से आपके पास कुछ समय मिल जाएगा कि आप उसको फाइनल पेटेंट का रूप दे सकें। मान लीजिए आप बोले कि साहब मेरा पे इन्वेंशन बहुत नया है, अभी हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे उसको वैलिडेट करने के। तो प्रोविज़नल पेटेंट अगर आप फाइल कर लेते हो, तो आपके पास फिर भी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल तक का समय है। आप उसके उस दौरान आप उसको और एडिशनल डिटेल के साथ कंप्लीट पेटेंट फाइल। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को या स्टार्टअप को सबसे पहले ये, फिर बाद में चीज़ आता है उसका एक्सटर्नल डिज़ाइन, कैसे रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए आपने ऐप डेवलप करा है, तो उसका स्क्रीनशॉट कैसे है? मान लीजिए जो कोई आपने ऐप डेवलप किया है वेबसाइट, तो उसको भी किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें, सारे पहलुओं को मतलब विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा कानूनों के अंतर्गत उसको रजिस्ट्रेशन। देखिए कॉपीराइट क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा किसको मिलता है। तो कॉपीराइट ग्रांट होता है लिटरेरी, आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक वर्क। लिटरेरी वर्क एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन वाला शब्द है, जिसमें कंप्यूटर सोर्स कोड, कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट कोड, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम पर से सारा कुछ कॉपीराइट में प्रोटेक्ट हो सकता है। फिर आपका वेबसाइट, वेबसाइट का कंटेंट, फिर मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी, ये सारी चीज़ें, या जैसे कंपनी का ब्रोशर है, वो सारी चीज़ें भी कॉपीराइट में प्रोटेक्ट हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपको अपने तुरंत जो है कॉपीराइट में प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ये कॉपीराइट एप्लीकेशन में मुश्किल से ₹500 या 100 या ₹500 का। उसी तरह डिज़ाइन में भी कोई बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा ख़्याल में 1000 तो उसकी फ़ीस है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 4-5 हज़ार, 5-6 हज़ार में डिज़ाइन की फ़ाइल हो। सो आई थिंक पूरे डिस्कशन से एक बात समझ में आई सर कि लीगल प्रोटेक्शन को इसलिए भारत में नेग्लेक्ट किया गया क्योंकि लोगों को लगा नहीं इसकी कोई आवश्यकता है, राइट? लेकिन क्योंकि आपके पास भी अभी फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड कई चीजें हैं। तो मधुबनी पेंटिंग समस्या ये आती है कि चूँकि मधुबनी पेंटिंग तो बहुत सारी होंगी ना, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई मधुबनी पेंटिंग बहुत सारी कितने फ़ाइल करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये हमको डरना नहीं चाहिए। अगर 100 एप्लीकेशन है तो आप 100 फ़ाइल करिए, उसमें किसी ने आपको रोका नहीं है। तो जब आपके पास इतने ज़्यादा, वो कहते हैं ना, आपको युद्ध में जब आपके पास इतने ज़्यादा हथियार होंगे तभी आप युद्ध लड़ सकते। तो इस वजह से यहाँ पे हमको, तभी आप देखिए यहाँ पे विदेशी जो कंपनियाँ हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि वो
एक-एक दिन में 40-40, 50-50 पेटेंट फाइल। तो वो ये नहीं देखते कि भाई ये नई फाइल करो, ये करना है कि नहीं करना, वो तुरंत फाइल करते रहते। तो इसलिए वो ये जो बौद्धिक संपदा का युद्ध है, इस वजह से वो लोग जीतते हैं, क्योंकि उनके पास हथियार बहुत ज़्यादा